Hey beautiful people, what's up guys? वेलकम टू JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशलाइजेशन के एमसीक्यूज रीजन क्लास। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं उसका नाम है जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट। ऑलराइट, जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप सभी को एक चीज मैं बता दूं कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपको सिर्फ दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो दो क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे होंगे। ठीक है, एक तो राइट के बेसिस पे होगा, एक जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे होगा। मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक रहेगी और एक डायरेक्टली राइट के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बच्चे जो हैं जब भी कोई चीज पढ़ते हैं उनको सिर्फ एक ही चीज का डर होता है, मैं कुछ छोड़ ना दूं, मैं मेरे से कुछ रह ना जाए। लेकिन आप सबको एक चीज का भी ध्यान रखना है कि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई चीज याद ही ना रहे। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जब भी आप कोई चीज करते हो आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है, कौन सी चीजें हमें प्रायोरिटी पे रखनी है, किन चीजों को हमने नॉर्मल नॉर्मल देखना और किन चीजों को छोड़ना। अगर आपको नहीं पता तो आप सभी चीजें कर लोगे और एग्जाम में जाके ब्लास्ट हो जाओगे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको सिर्फ दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक जनरल अवेयरनेस के बेसिस पे होगा, एक डायरेक्ट राइट के बेसिस पे होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ना सब कुछ कर लिया होगा और यकीन मानो कुछ भी याद नहीं होगा। इसीलिए मैंने जितनी भी पेड कोर्सेज में अपने लेक्चर्स दिए उसमें मैंने साफ तौर पे एक चीज बोली कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो चलिए देखो आज के लेक्चर में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन आप सबको बता दूं कि अगर आप 100,000 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन की, तो हम लोगों ने बुक लॉन्च करी है स्पेशलाइजेशन की, जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 3500 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। ये बुक जो है ये सभी डिस्ट्रिक्ट के शॉप्स पे अवेलेबल है, आप सभी को बता दूं। ठीक है, बट जिन शॉप्स पे नहीं अवेलेबल है वहां हम लोग कल या परसों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन में बच्चों को टाइम लग रहा है। ठीक है, 4 से 5 दिन नॉर्मली लग रहे हैं कुरियर के थ्रू, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। इसलिए मैं अब कोशिश करूंगा पर्सनली ये बुक जो है जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की उन सभी डिस्ट्रिक्ट के शॉप्स पे, मेन शॉप्स पे ये बुक जो है वो पहुंचा दूं, ताकि डायरेक्टली आप शॉप्स पे जाके बुक को बाय कर सकते हैं। ये बुक में मैंने जितने भी एमसीक्यूज डाले हैं वो सारे जेके एसएसबी एग्जाम के रिलेटेड डाले हैं। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली जेकेएसएसबी एग्जाम की कॉपी जो है वो इसमें डाली हुई है, सो दैट कि आप लोगों को इजीली सभी चीजें आप रिवाइज कर सको स्पेशलाइजेशन की। ऑलराइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वायलेंस अगेन वीमेन एक्ट। ठीक है, ये जो वायलेंस अगेन वीमेन एक्ट है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इसका प्राइमरी प्राइमरी होता है मेन मकसद क्या है। देखो आप सभी लोग एक चीज जानते हो कि जितने भी तरह की बुराइयां होती हैं उन बुराइयों को खत्म करने के लिए सरकार क्या करती है, ऑब्वियस सी बात है, सरकार उनको उनके ऊपर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करती है, फिर प्रॉपर एक ड्राफ्ट बनाती है जिसे एक्ट बोला जाता है, और उस एक्ट को जब प्रेसिडेंट साइन करता है तो बन जाता है कानून। ठीक है, तो अब लास्ट टाइम पे देखो आप सभी लोग जानते हैं फेमिनिस्ट थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसका मेन कारण ये था कि विमेंस को प्रॉपर जो है दर्जा जो है अकॉर्डिंग टू मैन एज कंपेयर टू मैन वो नहीं दिया गया था। इसीलिए फिर क्या हुआ, मतलब विमेंस के रिलेटेड विमेंस को उस नजर से नहीं देखा जाता। दैट्स वाई बहुत सारे वायलेंस जो थे वो वुमेन्स के खिलाफ जो है वो देखने को मिलते थे। तो इस वायलेंस को खत्म करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था वायलेंस अगेन वुमेन एक्ट। ठीक है, अब इस वायलेंस अगेन वुमेन्स एक्ट का मेन पर्पस क्या था क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका आंसर जो क्या है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। देखो सुनो, आपको एमसी देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले उसके एमसीक्यू देखने हैं। ठीक है, देखो पहले में क्या लिखा है, टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, मतलब पहले में है कि लॉ एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना, इन्वेस्टिगेट करना किसको, जो जिनके खिलाफ मतलब डोमेस्टिक वायलेंस क्राइम जो है, जिन प्रोस्टिक्यूशन के साथ मतलब जिनके साथ ये सॉरी प्रोस्टिक्यूट जो भी हैं, ठीक है, फीमेल्स के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उस उनको एक उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उनको लॉफुल तरीके से उनकी हेल्प करना। पहला ऑप्शन तो ये हुआ। दूसरा जो है दैट इज टू एस्टेब्लिश मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसेस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस ऑफेंसर। ठीक है, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं उनको मिनिमम कुछ ना कुछ सजा जो है तो मिलनी चाहिए। उसके बाद टू क्रिएट सिविल राइट रेमेडीज फॉर विक्टिम ऑफ जेंडर मोटिवेटेड वायलेंस। ठीक है, तो मतलब कि कुछ जेंडर राइट्स को
क्रिएट किया गया सो दैट कि जो विक्टिम्स है जेंडर रिलेटेड, मतलब ये जेंडर मोटिवेटेड वायलेंस के जो जो शिकार है उनको थोड़ा उनको राहत मिल सके और इन जेंडर मोटिवेटेड जो वायलेंस है उसको खत्म किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों की तीनों में एक वायलेंस को खत्म करने के बाद किया जा रहा है। सो दैट्स इसका जो आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1978। ठीक है, ये जो इसका ये प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट ऑफ 1978 का ये बेसिकली इसका इसका मेन पर्पस क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। देखो आपको यहाँ पे अगर मैं देखूं ये प्रेगनेंसी वर्ड लिखा हुआ है, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, ठीक है, पुराने टाइम पे क्या होता था। देखो आज का टाइम की बात नहीं कर रहा, आज का टाइम पे बात नहीं कर रहा, पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो क्या होता था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती थी उनको घर पे रख दिया जाता था, ना उनको सैलरी देते थे, ना उनसे उनको एक तरह का निकाल ही दिया जाता था उनको अच्छी खासी जॉब से। क्यों? क्योंकि हर किसी को ये होता था कि अगर ये मतलब 3-4 महीने लीव पे रहेंगे तो उनका मतलब जो भी कंपनी है, जो भी मतलब जो भी मेन जिनके वो एम्प्लॉयज हैं तो उनको सफर करना पड़ता था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, उनको निकाल ही देते थे। ठीक है, तो इस चीज के लिए प्रॉपर एक प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेटिंग एक्ट जो है 1978 वो लाया गया सो दैट कि विमेंस को, जो प्रेग्नेंट विमेंस हैं उनको एक वो होता है ना मतलब शॉर्ट टाइम के लिए डिसेबिलिटी मतलब वो करार करके उनको मतलब प्रॉपर जो भी उनके राइट्स है वेजेस है वो उनको प्रोवाइड किए जाएं और इतने मंथ का उनको प्रॉपर हॉलीडेज जो है वो दी जाए सो दैट कि वो अपना प्रेगनेंसी और बच्चे का बर्थ अच्छे से करके फिर से ज्वाइन जो है वो कर सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेन प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो मेन एक्ट था इसका मेन पर्पस यही था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता था प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ उसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1978 बेसिकली इसने क्या करा, सिविल अमेंड करा था सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, जिसमें बेसिकली क्या किया गया टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेटेड अगेन प्रेग्नेंट एम्प्लॉय इन द वर्क प्लेस। ओके, तो इसमें क्या था कि मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या जिन्होंने मतलब बर्थ चाइल्ड को बर्थ दिया है या कुछ मेडिकल रिलेटेड कंडीशंस हैं उनको उनको एज अ टेम्परेरी डिसेबिलिटी मान के उनको उनको उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टेड क्लास अंडर द इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज ऑफ 14th अमेंडमेंट। देखो 14th अमेंडमेंट जो है उसके अंदर कुछ प्रोटेक्शन मतलब कुछ प्रोटेक्शंस हैं वो दी गई हैं, कुछ क्लॉजेज है मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बताया गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नीचे जो भी रेस सेक्स एज मैरिटल स्टेटस इन चारों में से कौन सी ऐसी क्लास है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, इस पर्टिकुलर 14th अमेंडमेंट में इंक्लूड नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मैरिटल स्टेटस। देखो ये तीनों की तीनों चीजों की प्रोटेक्शन की जा सकती है। ठीक है, अब मैरिटल स्टेटस जो है वो पर्सनल एक बंदे की, दो बंदों के ऊपर है। ठीक है, उसमें प्रोटेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर 14 अमेंडमेंट में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच लॉ इन इंडिया स्पेशली प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स इन द वर्क प्लेस। ठीक है, कौन सा ऐसा लॉ है जो मतलब विमेंस के साथ होने वाला डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पे उसको खत्म करता है, उसको प्रोहिबिट करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस। ठीक है, कौन सा है? द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस। तो ऑलराइट, तो वेल ये जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है इसकी प्रिवेंशन प्रोहिबिशन जो है वो की जाती है एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एक्ट 2013 है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कम्प्रिहेंसिव लॉ मतलब ऐड किए गए हैं इस पर्टिकुलर एक्ट में, एक्ट 2013 में, जिसमें क्या किया गया है कि विमेंस के खिलाफ होने वाले जो भी डिस्क्रिमिनेशंस है वर्क प्लेस में उसको प्रोहिबिट करता है, उन विमेंस को प्रिवेंट करता है और प्रॉपर एक रिड्रेसल मतलब अपनी बात को जाहिर करने का प्रॉपर मैकेनिज्म प्रोसेस जो है वो दिया जाता है सो दैट इन फॉर द केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, इन वर्क प्लेस। क्लियर? तो इसका जो मेन आंसर है दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2013। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच लॉ इन इंडिया प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। ठीक है, कौन सा ऐसा एक्ट है, ठीक है, जो बेसिकली ये डाउरी प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है, इसको इसकी मनाही करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डाउरी प्रोविजन एक्ट। ठीक है, तो डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 बेसिकली एक लॉ है जो डाउरी को मतलब दहेज के लेन देन को खत्म करता है। ठीक है, मतलब प्रोहिबिट करता है, मनाही करता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो एक कन्वेंशन जो है, ठीक है,
इस कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब कन्वेंशन क्या है सुनिए। कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म, मतलब जितने भी फॉर्म्स के डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होती है वुमेन्स के खिलाफ, उन सभी डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि विमेंस के राइट्स को, देखो विमेंस को इक्वल राइट्स प्रोवाइड की जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, किसमें? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्फेयर्स में, सो दैट कि उनका जो रुतबा है, उनका जो उनका जो समाज में जो दर उनका छोटा है वो भी इक्वल किया जाए एज कंपेयर टू विमेंस। ठीक है, देखो जब तक हम उनको प्रॉपर राइट प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, किसी भी स्फेयर में हो, जब तक हम इक्वली उनको पार्टिसिपेशन या इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक सभी तरह की डिस्क्रिमिनेशंस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद था, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये कि उनको उनके उनके इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें उनको प्रोवाइड की जाए, सो दैट कि उनका दो कद है वो भी वुमेन्स के, सॉरी, मेन के अकॉर्डिंगली हो सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच इंटरनेशनल ट्रीटी एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, कहने क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसने एक प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करा है, प्रिंसिपल होता है नियम बनाया, जिसमें अगर मैन एंड वीमेन दोनों इक्वल काम करते हैं तो दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए। ठीक है, देखो होता क्या था पहले टाइम पे, क्या होता था, विमेन्स को देख के बता दिया जाता था कि इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है तो ये ज्यादा काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहीं पे मेल पर्सन जो है वो अगर जैसे विमेन काम करी, जितना काम करी उतना अगर मेल भी उतना ही कर रहा तो मेल को ज्यादा सैलरी जो है वो दी जाती थी। लेकिन एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी ने प्रिंसिपल्स को बनाए जिसमें क्या करा गया, क्या बोला गया कि अगर विमेन जो है वो मेल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं तो उनको भी पैसा वैसा ही सेम दिया जाएगा एज जैसा मेल को दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 100। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसमें क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो दिया गया बोथ मैन एंड वुमेन्स को। ठीक है, अब बेसिकली सुनिए इसमें क्या था, ये बेसिकली इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन ILO, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 100। ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कब? 1951 में, जिसमें ये प्रिंसिपल बनाया गया कि अगर कोई विमेन या मेन बंदा दोनों सेम काम कर रहे हो तो उनको इक्वल पे जो है वो दी जाएगी। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ठीक है, बताइए नीचे जो फंडामेंटल का बेसिक क्या होता है, मतलब क्या होता है बेसिक। ठीक है, वो कहते हैं ना बुनियादी हक। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि नीचे जो भी आप लोगों को राइट्स दिए हैं, ह्यूमन राइट्स बताया गया, उसमें बताइए कौन सा फंडामेंटल है, मतलब कौन सा इंसान का बुनियादी हक है। देखो इन्वायरमेंट को क्लीन करना जाहिर सी बात है हक तो है, बट डजंट मैटर। ठीक है, अगर मैं मुझे नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा तो मुझे कोई प्रॉपर बंदिशें नहीं। ठीक है, हाई पेइंग जॉब रिलेटेड पर्सनली है। ठीक है, टू राइट टू फ्री कॉलेज एजुकेशन, मतलब कॉलेज एजुकेशन को फ्रीली लेना, ये भी मतलब ठीक है। बट इसमें जो मेन फंडामेंटल ह्यूमन राइट है दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, अपने मतलब जो भी आप चाहते हैं जो बोलना वो आप बोल सके बिना किसी दबाव के, तो ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशंस देने वाली तो कोई बात है नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन तो देने वाली कोई बात नहीं, जैसे होता है ना कुछ कि इसको इसको जब आप राइट्स पढ़ोगे तो आपको सामने दिखेगा एजुकेशन, फ्रीली एजुकेशन, तो आई थिंक ये आप लोगों के ये क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें 14 साल तक तो कंपलसरी एजुकेशन फ्री दी जाती है। उसके बाद जब बच्चा 14 साल तक पढ़ा तो नेक्स्ट उसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो नेक्स्ट बढ़ता ही रहेगा। हाई पेइंग जॉब जो है वो आपका खुद का पर्सनल है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन सी करनी है। उसके बाद एनवायरनमेंट, ये तो लगाव है नेचर के लिए कि मुझे लगाव है, सो दैट्स व्हाई आई विल हेल्प टू क्लीन द नेचर। बट अगर हम बात करें एक ऐसा बुनियादी हक इंसान का, तो दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्लियर? अच्छा, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन जो है ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जैसे इसे आउटलाइन किया गया है किसमें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। ठीक है, क्लियर? अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक इंसान जो है वो अपनी मतलब उसका जो भी ओपिनियन है, मतलब मेरा जो भी ओपिनियन है अबाउट द सरकार या किसी भी चीज को लेके, तो मतलब मैं खुल के वहां पे बोल सकता हूँ बिना किसी दबाव के। ठीक है, इस पर्टिकुलर राइट के अंदर वही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखो प्राइमरी मेन जो फंक्शन है, ये जो ह्यूमन राइट्स जो थे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों बोला गया इसको, देखो ह्यूमन राइट्स तो आप सभी को पता है, हम लोगों के बुनियादी हक। अब बुनियादी हक जो है वो उसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तब बोला गया जब फाइनली यूनाइटेड नेशंस इसे एक्सेप्ट करा और पूरे ऑल ओवर द ग्लोब,
ठीक है, जब इन्हें यूनिवर्सल डिक्लेयर करा कि इंसान जो है वो कहीं पे भी रहेगा, ये जो ह्यूमन राइट्स हमने बनाए हैं या जो तय करे हैं, ये किसी भी कोने में अगर कोई इंसान रहता है तो वो सारे के सारे इंसान इस पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं, वो इन सभी ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन पर्पस क्या था इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का? दैट इज टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, मतलब एक इंसान दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, उस इंसान की प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए, ठीक है, उस इंसान की प्रोटेक्शन के लिए और इस इंसान की ह्यूमन प्रमोशन के लिए ह्यूमन राइट्स की, ये पर्टिकुलर यही मेन पर्पस था किसका? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का। ठीक है, अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बेसिकली क्या है? ये जो ह्यूमन राइट्स थे ये बेसिकली अडॉप्ट करे गए यूनाइटेड नेशंस द्वारा, कब? 1948 में। ठीक है, देखो पहले तो ये ह्यूमन राइट्स थे, ठीक है, लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस ने इसे एक्सेप्ट करा, यूनाइटेड नेशन इज अ यू कैन से कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें मेन जो कंट्रीज है वो उसकी पार्ट है। तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर कोई चीज एक्सेप्ट की जाती है तो वो ऑटोमेटिकली जो भी पावरफुल कंट्रीज है वो तो करेंगे, तो जब पावरफुल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बाकी भी करेंगे। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट जो थे ये यूनाइटेड नेशन द्वारा 1948 में इसे एक्सेप्ट करा गया। उसके बाद ठीक है एक इसको इन ह्यूमन राइट्स को एक फाउंडेशन जो थी वो मिली, जिसके तहत पूरे के पूरे ग्लोब में इन सभी ह्यूमन राइट्स को क्या कर दिया? ये फैल गए। ठीक है, फैल इन द मतलब एप्लीकेबल हो गए कि एक इंसान जो है वो किसी भी धरती के किसी भी कोने में रहेगा, वो सारे के सारे अपने ह्यूमन राइट्स जो है बुनियादी हक जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन मकसद था वो यही कि लोग जो है इन ह्यूमन राइट्स के जरिए अपने आप का स्टैंडर्ड जो है रेज कर सके और उनको किसी भी तरह की कोई भी बंदिशें या कोई भी दबाव या किसी की तरह से कोई भी हार्म ना हो। इसीलिए एक इंसान की प्रोटेक्शन, एक इंसान अपनी मर्जी से अपनी अचीवमेंट कर सके लाइफ में जो भी करना है, और अपनी जो भी वो चाहता है वो सब चीजें कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दबाव के। इसीलिए ह्यूमन राइट्स जो थे वो एस्टेब्लिश करे गए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच ह्यूमन राइट इज स्पेशली एड्रेस बाय द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, कौन सा ह्यूमन राइट जो है, विच ह्यूमन राइट, देखो कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट है जो पर्टिकुलरली किस चीज को एड्रेस करता है? राइट्स ऑफ द चाइल्ड, राइट्स ऑफ द चाइल्ड को एड्रेस करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज राइट टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये बेसिकली राइट टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन जो है ये मेनली इन राइट्स का जो मेन चीज जो है वो कनेक्शन जो है दैट इज रिलेटेड विद द राइट टू द चिल्ड्रन। ठीक है, वही लिखा है द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसने क्या करा? सेट आउट करा, जिसने बनाए सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड हेल्थ कल्चरल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, एंड इट एस्टेब्लिश द चिल्ड्रन हैव अ राइट टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंट। क्लियर, समझ आई? तो इस मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट है जो स्पेशली एड्रेस करता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब कौन सा है वो? दैट इज राइट टू स्पेशल केयर एंड असिस्टेंट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ठीक है, अब ये जो कोवेनेंट है इसका मतलब होता है नियम। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम, इसी तरह से इसका भी मतलब होता है नियम। नियम मतलब रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट जो है, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका जो आंसर है वो यही कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स की जो गारंटी मतलब गारंटेड राइट जो है वो उनको दी जाए, सो दैट कि एक इंसान की जिंदगी में, देखो 3-4 मेन स्फीयर्स होते हैं जहां पे इंसान की लाइफ जो है वो रिलेटेड रहती है। एक तो इकोनॉमिकली पैसा, ठीक है, दूसरा सोशली सोसाइटी में जो रह रहा है, और दूसरा कल्चर मतलब जिस भी ब्रीड से वो बिलोंग करता है उसके कल्चर्स को फॉलो करना। तो इन 3 चीजों में इंसान जो है वो दिल खोल के अपनी मर्जी से मतलब अपने राइट्स को यूज करके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो अपने राइट्स को यूज कर सकता है। ठीक है, और अपने लाइफ को फ्रीली जी सकता है, और यही मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का। ठीक है, क्लियर? तो वही चीज लिखिए कि इंटरनेशनल कोवेनेंट, जैसे मैंने आपको बताया नियम, ठीक है, ये जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी थी जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया, इस चीज को माना गया कि इंसान को प्रॉपर जीने के लिए, एजुकेशन के लिए, एक लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड हासिल करने के लिए उनको
प्रॉपर अच्छे एक स्पोर्ट के एक राइट्स की जरूरत है, ठीक है, और वो ही सारी चीजें जो थी वो पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल कॉवेनेंट में प्रोवाइड की गई जब ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द मेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का जो मेन ऑफिस है, ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का जो ऑफिस है, ठीक है, ये जो मेन मतलब कमिश्नर ऑफिस है ह्यूमन राइट्स का, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी फंक्शन है टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन ग्लोबली। कहने का मतलब ये कि एक इंसान, देखो ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, एक्सेप्ट करा, ठीक है, एस्टेब्लिश करे। अब ये जो ह्यूमन राइट हाई कमिश्नर है, इसका मेन मकसद क्या होता है, इनका मेन मकसद होता है कि दुनिया में ग्लोबली एक इंसान जहां पे भी रह रहा है, जहां पे भी सिचुएशन है, सिचुएटेड है, वहां पे उनके राइट्स को मॉनिटर करना और प्रॉपर रिपोर्ट करना, मतलब सभी चीजें अच्छे से काम कर रही है, कोई वायलेशन नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इन सब चीजों की तय तक जान, सब चीजों की जानकारी एंड इन सब चीजों की मॉनिटरिंग जो है उस वही मेन काम होता है, वही मेन काम होता है ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इज एप्लीकेबल टू। देखो ये जो ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है, ये मतलब कौन इसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए है ये, तो अगर हम बात करें तो बेसिकली जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कहीं पे भी रहते हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रेस के हो, जेंडर के हो, कल्चर के हो, किसी भी कलर के हो, मतलब कोई भी बैकग्राउंड उनकी हो, सभी लोग इसके मतलब सभी लोग जो है वो एप्लीकेबल है इसके लिए, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है। ये जो ह्यूमन राइट कमीशन थी, उसका फर्स्ट चेयरमैन जो है वो कौन थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज एलिनोर रोजवेल्ट, ठीक है। एलिनोर रोजवेल्ट जो थे वे फर्स्ट चेयरपर्सन थे ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। ये बेसिकली अमेरिकन पॉलिटिकल फिगर थे और ये बेसिकली फर्स्ट लेडी भी रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, क्लियर। और ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ये अडॉप्ट करा गया इन्हीं की चेयरमैन के अंदर, ठीक है, इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर, कौन की, रोजवेल्ट की चेयरमैनशिप के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो कौन प्ले करता है, तो ऑब्वियसली बात है दैट इज यूनाइटेड नेशन। जैसे अब सभी को बताया, यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन की वजह से ही ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड नेशन जो है वही एक मेजर रोल जो है वो प्ले करता है इस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में, ठीक है। सो आज का जो भी क्वेश्चन है यहीं तक छोड़ेंगे हम लोग, एंड जैसे मैंने आप सबको बताया कि हमने 100+ एमसीक्यू जब बुक में डाले हैं, तो होपफुली अगर आप बुक से करते हैं तो इजीली होगा, जल्दी होगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई हैं। बाकी गाइस ऑल द बेस्ट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम पूरा प्रॉपर मैनेज करो और आराम से करो, ठीक है। बुक जो है वो मैं कोशिश करूंगा कल परसों तक आपके मैक्सिमम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग बुक जो है वो प्रोवाइड कर दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।